हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और इस वीडियो के साथ अपनी ब्लाइंड 75 सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं एरे का नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि होने वाला है सिक्स प्रॉब्लम, और इसका नाम है मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम पर। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, फाइंड अ सब एरे दैट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्ट एंड रिटर्न द प्रोडक्ट। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हमें एक एरे मिलेगा नम्स नाम का। इसमें एक ऐसा सब एरे फाइंड करना है कि जिसमें अगर हम सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करें और जो प्रोडक्ट आए वो सारे सब एरेज के प्रोडक्ट में मैक्सिमम हो, वो प्रोडक्ट हमें रिटर्न करना है। और अगले पॉइंट में ये कह रहे हैं द टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सो दैट आंसर विल फिट इन अ 32 बिट इंटीजर। तो ये इस बात की श्योरिटी दे रहे हैं हमें कि जो भी आंसर आएगा हमारा प्लॉट करने के बाद वो इंटीजर से ओवरफ्लो नहीं करेगा। और हम यहाँ से भी समझ सकते हैं इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो सेफली हम अपना आंसर एज अ इंटीजर रिटर्न कर सकते हैं। अब एक नज़र मार लेते हैं कंस्ट्रेंट्स पर। कंस्ट्रेंट्स क्या कह रहे हैं? कंस्ट्रेंट ये बता रहे हैं हमें कि जो नम्स आई है वो -10 से 10 तक हो सकता है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं गिवन एरे में। और जो लेंथ है इसकी वो 10⁴ तक है, ठीक ठाक है। और नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रीफिक्स और सफिक्स ऑफ नम्स इज गारंटी टू फिट इन अ 32 बिट इंटीजर। इसमें ये हिंट दे रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसको। कुछ नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो भी प्रीफिक्स और सफिक्स है एरे में, प्रीफिक्स क्या होते हैं? अगर कुछ पीछे के एलिमेंट्स को हटा दें हम तो क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स। ऐसे ही सफिक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम पूरा एरे भी ले सकते हैं और आगे से अगर कुछ एलिमेंट्स हटा दें, एक दो या कितने भी हटा दें, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? सफिक्स। तो कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सफिक्स और प्रीफिक्स वो भी इंटीजर में आ जाएगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे ब्रूट फोर्स तरीके से। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझा था कि अगर हमें सब एरे बनाना हो तो हम दो फॉर लूप का यूज़ करके बना सकते हैं। पिछले प्रॉब्लम में भी हमने क्या करा था? मैक्सिमम सम सब एरे निकाला था, उसके लिए भी सब एरे बनाए थे। उसी तरह से यहाँ पर भी सब एरे बना सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ एरे है इस तरह से, और हमें क्या करना है? ऐसा सब एरे फाउंड आउट करना है जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। तो हम जो ब्रूट फोर्स तरीके से सोचेंगे उसमें क्या करेंगे कि सभी सब एरेज में फाइंड आउट कर लेते हैं और उन सब एरेज में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, और जो भी मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा तो नोट डाउन करके रिटर्न कर देंगे। इसके लिए हम दो फॉर लूप लगा सकते हैं। जो पहली फॉर लूप होगी वो पहले एलिमेंट से शुरू होगी, और अंदर वाली फॉर लूप जो कि इसके अंदर नेस्टेड होगी उसमें वेरिएबल मान लेते हैं कि जे है, वो यहीं से शुरू होगी जहाँ से आई शुरू हो रहा है। और ये बताएगा, आई बताएगा बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ सब एरे, और जे बताएगा एंडिंग। तो स्टार्टिंग एंडिंग जब एक ही जगह पर है, एक ही एलिमेंट पर है, मतलब सब एरे में एक ही एलिमेंट है। इस केस में सब एरे जो हमें मिलेगा वो होगा, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली सारे सब एरेज को जनरेट कर रहे हैं। तो पहला सब एरे आया, उसमें एक ही एलिमेंट है जो कि 1 है, और सेकंड सब एरे आएगा जब जे हमारा आगे बढ़ जाएगा। आई बाद में आगे बढ़ेगा, पहले जे जब तक पूरा ट्रेवर्स कर लेगा उसके बाद आई बढ़ेगा आगे। तो जे जब हमारा यहाँ पहुँचेगा तो जो सब एरे बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो बस हमारे पास एक एक करके सारे पॉसिबल सब एरेज आ जाएंगे और हम उनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक तीसरी फॉर लूप का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हमने दो ऑलरेडी कर चुके थे, और तीसरी भी अगर करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी इस अप्रोच की? बिग ऑफ एन क्यूब, क्योंकि तीनों ही लूप लगभग साइज़ के बराबर चल रही हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अराउंड हो जाएगी एन क्यूब। और ऐसे ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कांस्टेंट, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हम नहीं लेने वाले हैं यहाँ पर। चलिए इस तरीके से इसको कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं लेंथ। नम्स डॉट साइज से हमने लेंथ निकाल ली है। पहली फॉर लूप लगा देते हैं, 0 से चलेगा एंड तक।
और अंदर वाली नेस्टेड फॉर लूप भी लगा देते हैं। इसमें वेरिएबल का नाम रख देते हैं जे, और ये शुरू होगा आई से। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं आई से क्यों हो रहा है, और ये भी जाएगा एंड तक। और जब हम इसके अंदर आ जाएंगे, अंदर वाली फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे हम, तो हमारे पास स्टार्टिंग है सब एरे का और पर्टिकुलर सब एरे की, और एंडिंग भी है। बस अब हमें क्या करना है, उसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं पी, और इस बात की श्योरिटी हमें कि प्रोडक्ट आ जाएगा इंटीजर में, क्योंकि प्रॉब्लम में दिया गया है, इसलिए हमने इंट पी मान लिया और इसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से। 0 से नहीं करेंगे, नहीं तो प्रोडक्ट पूरा 0 ही आएगा हमेशा, इसलिए 1 से करेंगे इसे इनिशियलाइज। और प्रोडक्ट निकालने के लिए एक और फॉर लूप लगा देते हैं। इसमें वेरिएबल का नाम रख देते हैं के, जो कि 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, 0 से नहीं होगा शुरू, ये होगा शुरू आई से और जाएगा कहाँ तक, जे तक। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इक्वल टू आएगा, लेस देन इक्वल्स टू। क्यों? क्योंकि जे एक इंडेक्स है जो कि अपर फॉर लूप ने हमें दिया है। यहाँ पर हम इक्वल टू इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये लेंथ है, ये कोई इंडेक्स नहीं होता है एरे में। एरे में सबसे बड़ा इंडेक्स कौन सा होता है, लेंथ -1, इसलिए हमने लेस देन लगाया, इक्वल टू नहीं लगाया। पर यहाँ पर जे तो एक इंडेक्स है, इसलिए हम इक्वल टू लगा सकते हैं, क्योंकि हमें आखिरी इंडेक्स तक जाना है, इसीलिए यहाँ पर कर देंगे के प्लस प्लस। इसके बाद बस प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट पी इंटू इक्वल्स टू नम्स के। जब ये फॉर लूप खत्म होगा तो एक सब एरे का प्रोडक्ट हमारे पी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। बस इसको मैक्सिमाइज़ करना है। मैक्सिमाइज़ करने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि हम रिटर्न करेंगे एज अ आंसर, और इसमें डाल देते हैं इंट मिन। इंट मिन इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव भी हो सकता है। हमने देखा ही है इस एरे में नेगेटिव वैल्यूज़ भी गिवन हैं, तो आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। तो जिस केस में हमें मैक्सिमाइज़ करना हो आंसर को, तो हम सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू लेते हैं। सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू इंक्लूडिंग नेगेटिव्स क्या होती है, इंट मिन। इंट मिन से छोटी वैल्यू नहीं होती है इंटीजर में, यहाँ पर ले लिया हमने इसलिए इंट मिन। इसके बाद आंसर को करेंगे मैक्सिमाइज कुछ इस तरीके से, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर एंड करंट सब एरे का प्रोडक्ट। और जब हमारी फॉर लूप्स खत्म हो जाएंगी तो हम सेफली रिटर्न कर सकते हैं हमारा आंसर। और ये हो चुका है कोड ब्रूट फोर्स तरीके से। इसको रन करके देखते हैं। ये छोटे छोटे टेस्ट केस इसे पास करने चाहिए, और हाँ कर भी रहा है। और सबमिट करके देखते हैं, और सबमिट करने पर हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि टीएलई आएगा, और टीएलई आ चुका है। और हमें पता ही है इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ बिग O ऑफ n क्यूब यूज़ की है, इसलिए। अब इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो फ़िलहाल हम क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ कर रहे हैं, बिग O ऑफ n क्यूब। तो हम एक एक स्टेप करके ऑप्टिमाइज़ करेंगे, और आपको भी ऐसा ही करना है। इंटरव्यू में अगर आपसे ये प्रॉब्लम पूछा जाए तो सबसे पहले n क्यूब से शुरू करेंगे, और बेशक इंटरव्यूअर इससे सेटिस्फाई नहीं होगा और आपको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कहेगा, तब आप बताएंगे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर वाला सोल्यूशन। उसके बाद वो फिर कहेगा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, तब बताएंगे ऑर्डर ऑफ n वाला सोल्यूशन। तो देख लेते हैं n स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। उसमें n स्क्वायर ऐसे बना सकते हैं कि हमारे पास i है, हमारे पास j है, तो हम i से j तक बार बार क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट। अगर हम इसको स्टोर ही कर लें, जब हमारे पास 1 आया था, 1 को स्टोर कर लें प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट हो गया 1, तो जब हमारा j आगे बढ़ेगा तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो पहले सब एरे का प्रोडक्ट हो गया 1, और दूसरे का हो गया 1 इंटू 2। जे आगे बढ़ेगा 3 पे आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, और ये तीसरे सब एरे का प्रोडक्ट आ चुका है। तो हम जेथ वाली लूप में ही प्रोडक्ट कर सकते हैं, और वहीं पर मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टोर कर लिया है। पिछले जितने भी प्रोडक्ट थे उनको पी में स्टोर कर लिया, और नेक्स्ट एलिमेंट को हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास एक नए सब एरे का प्रोडक्ट पी में आ जाता है, और उसको हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। फिर इससे थर्ड लूप की नीड ख़त्म हो जाएगी, और हमारा सोल्यूशन है जो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर का हो जाएगा। चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो कोड में क्या करेंगे, अंदर वाली फॉर लूप हटा देंगे, और p इंटू इक्वल्स टू नम्स j कर देंगे हम। बस इतना ही करना है, एक लूप हट गई है, और सोल्यूशन हो चुका है ऑर्डर ऑफ या बिग O ऑफ n स्क्वायर।
कुछ एरर बता रहा है। ऑलराइट, तो हमने यहीं पर इसे कर दिया है डिक्लेयर ऊपर कर देते हैं इसको इस तरीके से p इक्वल्स टू 1। हाँ, अब ठीक है। हाँ, गिवन टेस्ट केसेस, 2 टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सबमिट करके देखते हैं और ये एक्सेप्ट हो चुका है। अब इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ करते हैं और इस बात का ध्यान रखेंगे, इसमें हमने कोई स्पेस नहीं लिया है। यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ n² है, पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। अगली अप्रोच से करते हैं इसको। अगली अप्रोच में क्या करेंगे हम, जो कि और ऑप्टिमाइज होगी, जिसमें हम एक पास में ही आंसर निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ n में ही निकालेंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास एरे कुछ इस प्रकार से है, -1 2 3 6 -2 4 7, तो जो हमारा आंसर होगा, इसको अगर अंदर ले लें, अभी यहाँ पर ले लिया हमने, तो एक हमारा केस ये होगा जिसमें कुछ इस प्रकार से गिवन एरे है। दूसरा केस ऐसा हो गया, मान लीजिए 1 2 4 6 8, यहाँ पर सब पॉजिटिव है। तो यहाँ पर तो हमें कुछ नहीं करना, सबका प्रोडक्ट कर देंगे, सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आँख बंद करके, और वही हमारा आंसर होगा। पर जब कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस केस में तो इवन नंबर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, 2 नेगेटिव वैल्यूज़ हैं जो कि इवन नंबर है। तो यहाँ पर भी सबका प्रोडक्ट कर देंगे हम, आंसर आ जाएगा हमारा, एज सिंपल एज दैट। पर प्रॉब्लम वहाँ आएगी जब हमारा तीसरा केस ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हो हमारे गिवन एरे में, कुछ इस तरह से 2 -3 4 -6 7 8 -1 5। तो जो आंसर आएगा उसमें हम चाहेंगे कि नेगेटिव वैल्यूज़ इंक्लूड ना हो, हमें आंसर को मैक्सिमाइज़ करना है। तो वो तो या तो ये पार्ट होगा, यहाँ पे अगर कुछ और भी वैल्यूज़ भी होती माइनस के आगे, ये पार्ट होगा, और कंटिन्यूस ही होगा क्योंकि सब एरे है, तो फिर आगे वाला हम नहीं लेंगे। फिर या तो बीच में ये वाला लेते हैं, यहाँ पे और भी वैल्यूज़ हो सकती थी नेगेटिव के बीच में, या ये पार्ट होगा, या ये पार्ट होगा। तो या तो मतलब शुरुआत से होगा वो, या एंडिंग से होगा। यहाँ पर अगर और भी वैल्यूज़ होती माइनस के बाद, तो वो हमारा पोटेंशियल आंसर हो सकता था। तो यहीं पर आता है कॉन्सेप्ट प्रीफिक्स और सफिक्स का। हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स से देख लेंगे कि हमारा पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि 2 ही तरह से हो सकता है, या तो शुरुआत से शुरू होकर आंसर बनेगा हमारा और नेगेटिव वैल्यूज़ को अवॉइड कर लेंगे हम, और या तो एंड से शुरू करें तो बन सकता है। एक केस और हो सकता है इसमें, अगर 0 आ रहे हों, तो 0 को भी हमें अवॉइड करना है, हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा आंसर में अगर 0 वाला एलिमेंट इंक्लूड कर लिया हमने तो प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट निकालेंगे शुरुआत से, जो हो जाएगा प्रीफिक्स प्रोडक्ट, एक हो जाएगा सफिक्स प्रोडक्ट, और जो भी हमारा आंसर है इन्हीं दोनों में से किसी में होगा, प्रीफिक्स प्रोडक्ट में होगा या तो सफिक्स प्रोडक्ट में होगा। अगर यहाँ पर और भी वैल्यू होती कुछ इस तरह से 5 7 8 10, तो आंसर हमारा यहाँ पर ही होता एंड में। तो या तो जैसा हमने पहले समझा है, या तो आंसर शुरुआत से होगा या एंड से होगा। इस केस में एंड से हो रहा है, मतलब दोनों में से किसी एक केस में ही होगा। तो हम दोनों को ही चेक कर लेंगे, और एक प्रीफिक्स प्रोडक्ट को चेक कर लेंगे, सफिक्स प्रोडक्ट को चेक कर लेंगे। इन दोनों में से ही किसी में आंसर होगा हमारा, उसे हम नोट करके रिटर्न कर देंगे जो भी मैक्सिमम होगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट से इसको कोड करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा की तरह
लेंथ निकाल लेंगे, इन लेंथ नम्स डॉट साइज। फिर हमने क्या करा, फॉर लूप चलाया प्रीफिक्स प्रोडक्ट्स निकालने के लिए, 0 से एंड तक चलाएंगे हम i प्लस प्लस। और प्रोडक्ट निकालने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं इन p और इसे इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। इसमें क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट करते जाएंगे सिंपली, बस शुरुआत से प्रोडक्ट कर रहे हैं। p इक्वल टू इंटू इक्वल्स टू नम्स i और मैक्सिमाइज कर देंगे आंसर को, आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर एंड p। और एक बात और है, अगर 0 हो जाता है नम्स i कहीं पर, नम्स i नहीं p 0 हो जाता है कहीं पर, क्योंकि हम मल्टीप्लाई तो कर ही रहे हैं, नम्स i 0 होगा तो p भी 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हम कर ही रहे हैं तो p हो जाता है 0, तो p को अपडेट कर दो 1 से, क्योंकि 0 को हमें आगे नहीं ले जाना है प्रोडक्ट वेरिएबल में, इससे कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी, 0 ही रहेगा हमारा प्रोडक्ट। और आप एक बात कह सकते हैं कि अगर हम इसको यहाँ पर रखें तो क्या रख सकते हैं, यहाँ पर रखने से एक प्रॉब्लम होगी कि आंसर कभी हमारा 0 नहीं आ सकता। फिर क्यों, क्योंकि जैसे ही 0 होगा फिर 1 हो जाएगा, फिर हमारा आंसर कैलकुलेट होगा, तो 0 आंसर नहीं आ सकता। पर वैसे रियल केस में 0 आंसर हो सकता है जब सारी वैल्यूज़ निगेटिव हो, सिर्फ सारी वैल्यूज़ निगेटिव हो और कुछ 0 हो, तब हमारा आंसर क्या होगा, 0 ही तो होगा, 0 ही तो बड़ा है। अगर हमारा जो गिवन एरे है कुछ इस तरह से हो, -1 -2 -3 0 0 0, तो इस केस में क्या होगा, 0 होगा आंसर हमारा। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या है, 0 है। अगर इतना सब एरे ले लें हम तो प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो 0 देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे रखेंगे कि 0 भी आ पाए, इसलिए हमने कर दिया 0। इसी तरह से सब एक्स प्रोडक्ट निकाल लेंगे और उसमें से ही मैक्सिमाइज कर देंगे। आंसर तो हमने बनाया नहीं है, ये फाइनल आंसर होने वाला है, आंसर वेरिएबल जिसमें हमारा आंसर स्टोर होगा। और इसको हम शुरुआत करेंगे इंट मिन से। इंट मिन से ही क्यों कर रहे हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या करते हैं, सफिक्स प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं और इसमें देखते हैं कहीं हमारा आंसर इनमें तो नहीं है। तो शुरुआत करेंगे 1 से, लूप चलाते हैं। लूप कहाँ से चलेगा, एंड से चलेगा। तो एंडिंग इंडेक्स क्या होता है एरे में, लेंथ -1। कहाँ तक आएंगे, 0 तक, और माइनस माइनस करते हुए हम 0 तक पहुँचेंगे। फिर से p इंटू इक्वल्स टू नम्स i एंड देन आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर एंड s, दिस टाइम हियर इट इज x, s तो s कर देंगे हम। फिर वही चेक करेंगे, अगर s कहीं 0 हो जाता है हमारा तो इसको 1 कर देना। बस इतना ही है और लास्ट में आंसर को हम रिटर्न कर देंगे। चलिए इसको रन करके देखते हैं। एक्स्ट्रा ब्रैकेट हटा दिया, फिर से रन करते हैं। कह रहे हैं पैसे देने पड़ेंगे जल्दी जल्दी रन करने के लिए, तो हम थोड़ा रुक के रन कर लेंगे, पर पैसे नहीं देंगे। चलिए गिवन टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देखते हैं। और हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट भी हो रहा है। आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं ब्लाइंड 75 की नेक्स्ट वीडियो में।